नेपाल भयंकर बाढ़ की चपेट में है। आधिकारिक रूप से 17 और अनाधिकारिक रूप से 95 लोगों के मारे जाने की खबर है। 500 लोग लापता हैं, जिसमें से 105 भारतीय हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए थे। 1 दर्जन से ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इस बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल चीन का मैत्री ब्रिज टूट चुका है। नेपाल तिब्बत की सीमा से सटा हुआ पूरा इलाका तबाह हो चुका है। इस बीच में सोशल मीडिया पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या चाइना की तरफ से नेपाल को अर्ली वार्निंग दी गई थी, और क्या ये अर्ली वार्निंग अगर समय पे मिल जाती तो जान माल के नुकसान को बचाया जा सकता था। सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। तो सबसे पहला सवाल, ये बाढ़ आई कैसे? तो दरअसल एक तिब्बत में एक जगह पड़ती है होंदे खोला, और यहाँ पे एक एवलांच आया, एक हिमस्खलन हुआ। आइस रॉक एवलांच जिसको कहा जाता है कि बर्फ़ के साथ साथ जो है जो चट्टानें हैं वो भी नीचे आई, और एक तरीके का मलबा जो नीचे खिसक के आया उसने एक भोटाकोशी नाम की एक नदी है जिसके प्रवाह के ऊपर एक तरीके का बांध बना दिया, एक तरीके का बंद बना दिया, उस प्रवाह को रोक दिया। और वहाँ पर क्योंकि पीछे से पानी आ रहा था नदी का, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू हुआ। इस बीच में बारिश भी हो रही थी, और जो पानी अचानक से बढ़ा वहाँ पे, तो वो जो पूरा का पूरा ये मलबे की वजह से बंद लगा हुआ था उसको संभाल नहीं पाया, और अचानक से ये बंद जब टूटा है या ओवरफ्लो हो गया यहाँ से पानी, तो एक साथ पानी जो है वो नेपाल के अंदर घुसा है, और जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो साथी हमारे पहाड़ के हैं वो उसकी तस्दीक करेंगे। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि नदी जो है अचानक से उसका जलस्तर वो अचानक से बढ़ जाता है, 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर जो है जलस्तर बढ़ जाता है। इसकी वजह ये होती है कि पीछे कहीं पहाड़ में बारिश हुई होती है, और जहाँ पे मैदानी इलाकों में नदी बह रही होती है वहाँ पे अगर बारिश ना भी हुई हो, लेकिन अचानक से क्योंकि पीछे का पानी आ रहा होता है तो अचानक से जलस्तर बढ़ जाता है। इसलिए जो पहाड़ के दोस्त हैं वो आपको बताएंगे कि जब भी आप कभी नदी में नहा रहे हैं, पानी पी रहे हैं या नदी में कुछ कर रहे हैं, तो जैसे ही मटमैला या धुंधला पानी नदी में आना शुरू हो जाए प्रवाह के साथ, तो तुरंत आप नदी के किनारे पे चले आइए, नदी को के बीच से बाहर निकल आइए और नदी को छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी भी समय बहुत तेज पानी आ सकता है। तो ये हुआ इस बार नेपाल के साथ में, और जिसको कहा जाता है अचानक से आई बाढ़ या फ्लश फ्लड जो कहा जाता है, तो वो नेपाल में उससे त्रस्त हुआ। और इससे क्या हुआ है कि टिमोरे, रसुआगढ़ी, त्रिशूली बाजार का पूरा इलाका तबाह हो गया है। 500 से ज़्यादा लोग लापता हैं, और उसमें से 105 से ज़्यादा, कम से कम नेपाली पर्यटन विभाग ने 105 भारतीय सैलानियों को कंफर्म किया कि 105 भारतीय सैलानी जो है उनसे संपर्क नहीं साधा जा सका है, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, संख्या बढ़ सकती है आने वाले समय में। तो कम से कम 105, ये जो 500 लोग जो लापता बताए जा रहे हैं उसमें से 105 भारतीय हैं। और ये जो इलाका है टिमुरे बॉर्डर वाला, तो टिमुरे नेपाल तिब्बत का बॉर्डर है, ऐतिहासिक पास है, और यहाँ से ही लोग जो है हमारे यहाँ से मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। तो वो नेपाल से होते हुए इनर लाइन परमिट लेके और नेपाल से होते हुए वो मानसरोवर की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस तरह इधर जो टिमुरे बाजार पड़ता है या रसुआगढ़ी का जो बाजार पड़ता है, और उसकी तरफ जो तिब्बत का जो इलाका है वहाँ पर गेरोंग ड्राई पोर्ट पड़ता है। तो ये दोनों इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। आप अक्सर देखेंगे कि दो देशों के बीच में जहाँ पे बॉर्डर पासेस होते हैं वहाँ पे दोनों साइड में आपको बाजार दिखाई देते हैं। वो सबसे बड़ा मतलब ट्रेड सेंटर वहाँ पे अपने आप डेवलप हो जाता है। तो टिमुरे और गेरोंग जो है वो इसी तरीके के ट्रेड सेंटर थे जो कि पूरी तरीके से तबाह हो गए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है नेपाल के लिहाज से? क्योंकि नेपाल और चीन के बीच में जो भी व्यापार होता है उसका 1/3 हिस्सा जो है इसी बॉर्डर से होकर जाता है, इसी बॉर्डर से होता है। और 2025 में भी, पिछले साल में भी यहाँ बाढ़ आई थी। तो यहाँ गेरोंग ड्राई पोर्ट और टिमुरे को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बना हुआ है जिसको चीन नेपाल मैत्री ब्रिज कहते हैं, मैत्री पुल कहते हैं। वो पुल जो है वो पिछली बार भी टूट गया था, पिछले साल की बाढ़ में भी टूट गया था। उससे पहले 2015 में जो भूकंप आया था उसमें भी वो पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो तबाह हो गया था। और इस बार भी जो है इस 2026 की बाढ़ में भी ये टूट गया है। पिछली बार जब टूटा था तो 6 महीने के लिए व्यापार रुका हुआ रहा था, काफ़ी लोग वहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी घाटा उठाना पड़ा था। और इस बार जो है फिर से ऐसी स्थिति हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच में जितने लोग हताहत हैं, जितने लोग इस पूरे के पूरे बाढ़ की वजह से मारे गए हैं, जिनको जान गंवानी पड़ी है, उनकी संख्या को लेके एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। बहुत सारे जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं, मीडिया सोर्सेज हैं, वो 95 से 100 की संख्या जो है कोट कर रहे हैं, जबकि नेपाल की तरफ से आधिकारिक तौर पर भी 17 लोगों के मरने का कन्फर्मेशन आया है कि आधिकारिक तौर पर उन्होंने कहा कि 17 लोगों की जान इस पूरी बाढ़ में, इस प्राकृतिक आपदा में गई है। अच्छा, और इसके अलावा एक और इस पूरे के पूरे एंगल, इस पूरी की पूरी बाढ़ का एक और एंगल है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। नेपाल तिब्बत का जो बॉर्डर है वहाँ पे कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं
पानी से बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, जिसमें से त्रिशूली 1 एक प्रोजेक्ट है, 216 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और नेपाल की एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है, वो काम करने लायक उसको बनने में फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसके अलावा टोटल 13 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनको नुकसान इस पूरे के पूरे बाढ़ का झेलना पड़ा है। लांगटांग नाम की एक जगह है जहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ पे काम करने वाले 60 जो कर्मचारी हैं वो लापता हैं इस बाढ़ की वजह से, उनका पता नहीं चल पा रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है, और जिसमें भारत की सैलानी भी जो खासतौर पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो राह रहे लोग थे वो फंसे हुए हैं। इसके अलावा वहाँ की जो नेपाली लोकल लोग हैं वो भी फंसे हुए हैं, और एक बड़ी त्रासदी का सामना जो है नेपाल कर रहा है। भारत सरकार की तरफ से मदद भेजी जा चुकी है, और लगातार भारत सरकार की तरफ से मदद की जा रही है नेपाल की। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है, हमारा पड़ोसी है, और हमारे नेपाल से कल्चरल संबंध है, रोटी बेटी के संबंध हैं। इस वजह से नेपाल की इस त्रासदी में हर भारतीय को नेपाल के साथ में खड़ा होना चाहिए, और हर भारतीय नेपाल के साथ में खड़ा हुआ है। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाई पर रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि किसी भी समय वहाँ पर अगर राहत सामग्री पहुँचाने की जरूरत पड़े, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होता है, तो हम तुरंत वो जो है सप्लाई कर सकें नेपाल को। तो भारत इस आपदा की घड़ी में नेपाल के साथ में खड़ा हुआ है। यहाँ समझने वाली एक बात और है कि जो नेपाल में जिस नदी तंत्र में बाढ़ आई है, भोटे कोशी नदी में जो बाढ़ आई है, उसका पानी आगे जाके त्रिशूली नदी तंत्र में मिलता है, और वो त्रिशूली नदी तंत्र का जो पानी है वो गंडक नदी में आके मिलता है, जो भारतीय क्षेत्र में बहती है, भारत के मैदानों में बहती है। इसलिए नेपाल से लगा हुआ, नेपाल से सटे हुए जो भारतीय इलाके हैं वहाँ पे एक तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ के सरकार भी जो है वो स्टैंड बाई पे हैं, एनडीआरएफ की टीमें स्टैंड बाई पे हैं। यूपी और बिहार का जो इलाका है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बलिया जैसे इलाकों में नदी का जलस्तर पर लगातार नज़र रखी जा रही है। इसी तरीके से बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज सहित वाल्मीकि बैराज पर खास नज़र रखी जा रही है, ताकि अचानक से ऐसा कोई पानी बढ़े और बाढ़ की स्थिति हमारे यहाँ पर न उत्पन्न हो। इसके ऊपर जो है पहले से ही हमारे यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है, भारत के ऊपर भी एक तरीके से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब बात कर लेते हैं चाइना एंगल की, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे तमाम बहसबाजी चल रही है। दरअसल पिछले साल इसी इलाके में इसी किस्म की बाढ़ आई थी, और जिसमें नेपाल चाइना के बीच में बना हुआ मैत्री ब्रिज, फ्रेंडशिप ब्रिज भी टूट गया था और 9 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद में अगस्त 2025 में चाइना और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि जो ग्लेशियर लेक हैं, जो हिमनद हैं, उनको लेकर जो उनसे जो फ्लड आने की संभावना होती, उसके ऊपर चीन नेपाल के साथ में डाटा साझा करेगा, उसको अर्ली वार्निंग देगा। ये नेपाल और चाइना के बीच में पिछले साल अगस्त में समझौता हुआ था। इस बार की बाढ़ में क्या चाइना की तरफ से कोई अर्ली वार्निंग दी गई थी? क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ पे एक एवलांच आया था, जिसकी वजह से बोटाकोशी नदी का जो प्रवाह था वो रुका हुआ था, और एक तरीके से बांध बन गया था मलबे की वजह से, और वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा था। तो ऐसी बात तो है नहीं कि वो सैटेलाइट में नहीं दिख रहा होगा, वो चाइना की नज़र में नहीं होगा। तो क्या चाइना की तरफ से इसको मिटिगेट करने की कोई कोशिश की गई थी कि वो जो है प्रवाह में जो पानी रुक रहा था उसको किसी भी तरीके से निकाल लें, या चाइना की तरफ से कम नेपाल को ही कोई अर्ली वार्निंग दी गई थी कि इस किस्म की बाढ़ वहाँ पे आ सकती है? ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। नेपाल में जिस तरीके से घटनाक्रम घटित हुआ है, जिस तरीके से जितनी तेज़ी से बाढ़ आई है, जितनी अचानक से बाढ़ आई है, उसको देख के लगता नहीं है कि चाइना की तरफ से कोई डाटा शेयर किया गया होगा। तो यहाँ पे हालांकि चाइना की तरफ से जो बयान आया है उस फ्लड के बाद में आया, इस बाढ़ के बाद में आया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमको अब रियल टाइम डाटा शेयर करना चाहिए। जबकि 2023 से जो है नेपाल लगातार ये मांग कर रहा था चाइना के साथ में कि वो जो भी हिमनद हैं जो तिब्बत के इलाके में बनी हुई हैं, जिनका पानी जो है नेपाल में आता है, उन हिमनद के, उन ग्लेशियर लेक के जो है हमको रियल टाइम डाटा हमारे साथ साझा किया जाए, जिसके लेके चाइना तैयार नहीं था। लगातार उन्होंने डिनाई करते रहे। फिर जो 2025 की बाढ़ आई उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को लेके आपको जानकारी दे देंगे, अर्ली वार्निंग दे देंगे, लेकिन हम रियल टाइम डाटा उन्होंने तब भी शेयर करने से मना कर दिया था। तो ये चाइना का एंगल है, शायद चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी बेहतर है, चाइना टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, और उनको ये ज़रूर पता होगा कि इस तरीके के पानी का भराव, पानी का जमाव हो रहा है, और अगर चाइना की तरफ से अर्ली वार्निंग दे दी जाती तो शायद इस किस्म का नुकसान, इस किस्म की तबाही जो है नेपाल में नहीं मचती। और ये एक फैक्ट बात है। नेपाल की बाढ़ पे फिलहाल हमारे पास में यही अपडेट है, और इस बाढ़ के ऊपर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। भारतीय इलाकों में भी इसका क्या असर होता है, इसके ऊपर भी नज़र बनाए हुए हैं। कोई भी अपडेट जैसे ही आती है हम आपको देते रहेंगे। और इस बीच में हम ये भी दोहराना चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक नेपाल के साथ में खड़ा हुआ है। इस संकट के वक्त में भारत नेपाल के साथ में खड़ा हुआ है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे शोधांशु। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।